सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि साथियों आप लोगों को विदित है, आरपीएससी के द्वारा आरएस के एग्जाम के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है और इसी क्रम में आज हमारी ये मुलाकात हो रही है। विशेष तौर से आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस में परिवर्तन किया गया उसमें इतिहास विषय में राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति और आधुनिक भारत के इतिहास में जो परिवर्तन हुआ है उस संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या नया जोड़ा गया है और किस रूप से हमें उसका अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न के बारे में, जैसा आपको पहले से विदित है कि यह कुल अंकभार 200 का एग्जाम होता है और कुल समय इसमें 3 घंटे अपने को प्राप्त होता है। इसको एज इट इज रखा गया है। हालांकि जब आप मेंस में प्रश्नों के अंकभार के ऊपर जाएंगे तब वहां पर आप कुछ परिवर्तन पाएंगे, लेकिन अभी प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा चल रही है, इसीलिए सेम पैटर्न आपके रखा गया है। आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति का जो विषय हमारा अध्ययन हमें करना होता है इस परीक्षा की तैयारी के दौरान, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है या नहीं किया गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल और प्रागैतिहासिक स्थलों के साथ साथ पूरा पाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक और कांस्य युग, प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति, यह हमें पहले भी अध्ययन करना पड़ता था। राजस्थान की जितने भी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं आती हैं, चाहे वो आपके पूरा पाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक की जितने भी है और साथ ही साथ कांस्य युग मतलब ब्रोंज एज तक, सभी पहले भी हम पढ़ते थे और इसमें कोई परिवर्तन वर्तमान में नहीं किया गया है। तो जो पहला परिवर्तन आपको इस सिलेबस में दिखाई दे रहा है वो आपको ये देखने को मिल रहा है कि राजस्थान इतिहास के स्रोत पुरातात्विक, अभिलेखे, साहित्यिक और मुद्रा शास्त्रीय। हालांकि हमें राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के साथ साथ कुछ अभिलेख और शिलालेख हमें जो महत्वपूर्ण थे वो पहले भी पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब विशेष तौर से इस टॉपिक को मेंशन किया गया है। इसका मतलब एक प्रश्न आने की संभावना यहां से 100% बनती है। तो हमारे जितने भी प्राचीन अभिलेख, शिलालेख और मुद्रा शास्त्रीय या फिर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें, इसका अध्ययन अब हमें करना पड़ेगा और इसे स्पेशल रूप से अलग से मेंशन भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां। आपको याद होगा कि इससे पहले जो सिलेबस था उसमें प्रमुख राजवंशों को मेंशन किया गया था, जैसे परमार, राठौड़, सिसोदिया, गोहिल, चौहान, कछवाहा, गुर्जर प्रतिहार आदि। लेकिन इस बार यह परिवर्तन ये देखने को मिला है कि प्रमुख राजवंशों के प्रमुख शासकों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां तथा साथ ही साथ यह भी जोड़ा गया है केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग एवं प्रतिरोध। हालांकि इन्होंने यहां पर लिख दिया है कि केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग एवं प्रतिरोध, वो हम पहले जब राजवंश जिस किसी का भी अध्ययन करते थे तो केंद्रीय सत्ता के साथ उसका किस प्रकार संबंध रहा इसके बारे में हम जानकारी पहले से भी प्राप्त करते थे। लेकिन अब जो राजवंश मेंशन किए हुए थे वो नहीं है, बल्कि प्रमुख राजवंशों का अध्ययन हमें करना है। इसका मतलब हमें राजवंशों के अध्ययन में कुछ और अन्य राजवंश जैसे हाड़ा, जैसे भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली की बात अगर की जाए, इनका अध्ययन भी हमें करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अलवर में जो आपके कछवा वंश की शाखा रहती है, उनके जो प्रमुख शासक और उनकी जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां रहती हैं, उनका अध्ययन करना है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बात को आगे बढ़ाते हुए 18वीं व 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, ये पहले आपके मेंशन नहीं था और इस बार के सिलेबस में आप ये पंक्ति नहीं देखने को आपको मिल रही है कि 18वीं शताब्दी में राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जो पोजीशन है, सामाजिक स्थिति जो थी वो किस प्रकार की थी। इसका मतलब हम बात यहां पर ये कर रहे हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी का मतलब ये, एक तरफ यहां मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो रहा है और दूसरी तरफ अपने यहां पर जो इस समय मराठों का जो प्रसार हो रहा था या फिर मराठा राजस्थान की राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे और कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके द्वारा प्रारंभ में यहां पर शासकों के साथ अधीनस्थ पार्थक्य एंड देन अधीनस्थ संघ की नीति के तहत अपना अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसके बारे में जानकारी हम यहां प्राप्त करने वाले हैं। फिर
20वीं शताब्दी में किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजागृति और राजस्थान का एकीकरण, इसे सेम रखा गया है, पहले से भी हम पढ़ते आए हैं इसको। देन आर्ट एंड कल्चर की बात करें, राजस्थान की स्थापत्य परंपराओं में मंदिर, किले, महल व स्मारक, ये स्मारक वर्ड जो है यह बच्चों पहले नहीं था, इस बार के सिलेबस में आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब राजस्थान में जो भी अपने महत्वपूर्ण स्मारक, हालांकि हम पहले जब किले महल पढ़ते थे तो उसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों का अध्ययन भी करते थे, अब विशेष रूप से मेंशन कर दिया है। इसका मतलब स्मारक से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मानव निर्मित जलाशय, चित्रकला, हस्तशिल्प की विभिन्न शैलियां, प्रदर्शन कलाएं, लोक नृत्य, लोक नाटक, संगीत, चाहे वो शास्त्रीय हो चाहे लोक संगीत हो, और वाद्य यंत्र पहले से भी था। भाषा एवं साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य, लोक साहित्य, धार्मिक जीवन में राजस्थान में धार्मिक समुदाय, संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता और धार्मिक प्रथाएं, ये आपको इस बार शब्द देखने को मिल रहा है। जो भी अपने यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस आती है, धार्मिक प्रथाएं आती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की बात करें या फिर हिंदू धर्म से इतर अन्य धर्मों की बात की जाए, तो इनका भी अध्ययन अपने को इस बार करना पड़ेगा। तो जो जो इस बार ऐड किया गया उसको मैंने विशेष रूप से आपके सामने इंगित कर दिया है। राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार अगर हम मेंस की बात, आपके प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास विषय में ही आधुनिक भारत के सिलेबस में या पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आधुनिक काल जो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 2000 तक आपको यहां पर दिख रहा है, पहले यहां पर हमें अध्ययन करना होता था 1964 ईस्वी तक, लेकिन अब इसे 2000 ईस्वी तक कर दिया गया है। और साथ ही साथ एकदम सिलेबस में खुलापन, जिस प्रकार यूपीएससी में हम देखते हैं, ठीक वैसे ही जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उनके प्रतिरोध स्वरूप उनका मराठों, मैसूर और सिख एम्पायर के साथ जो युद्ध होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। 1857 का रिवोल्ट पहले से भी था, और ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिरोध भी हम पहले से पढ़ते थे, लेकिन स्पेशली अब अलग रूप से इनको इंगित कर दिया गया है। फिर ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां, इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों के द्वारा जब अपना एम्पायर यहां पर स्टैब्लिश कर लिया गया तो उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण आते हैं, जैसे वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय पूंजीवाद का चरण, इन तीनों में जो ब्रिटिश नीतियां रही उनमें अपने को क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से परिवर्तन हो, चाहे वे आर्थिक रूप से परिवर्तन हो, चाहे वे प्रशासनिक नीतियों से संबंधित परिवर्तन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो विभिन्न तीनों चरण हैं उनमें अगर राजनीतिक परिवर्तनों को अगर अंतर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि प्रारंभिक चरण में उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान नहीं दिया था। उनका मूल उद्देश्य केवल राजस्व प्राप्त करके उसको भारतीय बाजार में निवेश करना था, वस्तुओं को खरीदना था। वही दूसरा जब औद्योगिक चरण आप देखते हैं तो वहां पर मूल उद्देश्य में परिवर्तन आता है और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारत में बाजार के बना करके यहां पर उनको सेल किया गया। इसके कारण उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक इसी प्रकार तीसरे चरण की बात अगर हम करें तो तीसरे में आप देखेंगे यहां पर आपके राजनीतिक रूप से उनकी नीति जो है उसमें जो भी यहाँ के देसी रियासती शासक थे या देसी रियासतें जो थी उनके ऊपर अधीनस्थ संघ के माध्यम से या फिर बराबर के संघ के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये तीनों में जो परिवर्तन हुआ ये हमें राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और प्रशासनिक नीतियों के रूप में देखना है। हो सकता है हमसे इस संदर्भ में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए। और फिर राष्ट्रवाद का उदय, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पहले से भी था। स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विकास चरण और प्रमुख घटनाओं की बात हम पहले भी पढ़ते थे। क्रांतिकारी और विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, स्वतंत्रतोत्तर राष्ट्र निर्माण अब हमें अध्ययन करना पड़ेगा 2000 तक, जो पहले हम अध्ययन कर रहे थे 1964। राज्य पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण की बात अगर की जाए, योजना आर्थिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, जो प्रीलिम्स में पहले से था, ये आपको जो अलग यहां पर देखने को मिल रहा है 1964 था पहले, 2000 तक कर दिया गया है। और प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के बारे में आपको प्रीलिम्स में भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब मेंस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वही पैटर्न है
जिसमें 4 पेपर है, प्रत्येक आपके 200 अंक का है, अधिकतम अवधि 3 घंटे आपको मिलने वाली है। और जो पहले हम मेंस में बात करते हैं कि पेपर अपने जो हुआ करता था क्वेश्चन का पैटर्न, उसमें थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन किया गया और ये अच्छा भी हुआ। जो फैक्चुअल वाला 15 शब्द का प्रश्न अपने से पूछा जाता था जिसका अंक भार 2 रहता था, उसके स्थान पर अब परिवर्तन करते हुए ये आपसे पूछे जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन एट यूनिट फर्स्ट की बात अगर हम करें, जिनका प्रत्येक का मार्क्स जो है ये 5 नंबर रहेगा। इस प्रकार से टोटल 40 मार्क्स की बात हम कर रहे हैं और इसकी शब्द सीमा रहने वाली है 50 शब्द। वही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 जो हैं ऐसे प्रश्न होंगे जिनका अंक भार 10 होगा और ये टोटल कुल 30 अंकों के होंगे। और ये वर्ड लिमिट जो है, जो पहले अधिकतम अपने 100 शब्द हुआ करती थी, उसे अब बढ़ा करके यूपीएससी पैटर्न पर 150 शब्द कर दिया गया है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अब इसके मेंस में जो सिलेबस में परिवर्तन किया गया है उसकी अगर हम चर्चा करें, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो या फिर राजस्थान की कला संस्कृति या फिर आधुनिक भारत का इतिहास, जैसा आप यहां पर पहले लाइन देख पा रहे हैं, प्रागैतिहासिक संस्कृति, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल और उनका महत्व, राजस्थान के विभिन्न शासकों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां 18वीं शताब्दी तक। इसका मतलब यह है कि पहले भी हमें यही बात पढ़नी पड़ती थी, राजस्व व प्रशासनिक व्यवस्था और बदलता स्वरूप। ये शब्द यहां पर बच्चों इस बार जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां पर स्थानीय शासकों के द्वारा जो भी राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, चाहे वो मुगलों के प्रभाव से किया गया हो या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो आपके आधिपत्य या ब्रिटिश राज्य की स्थापना जब भारत में और उसी की तर्ज पर फिर जब अपने यहाँ के स्थानीय शासकों के साथ संधियां हस्ताक्षरित होती हैं, तो अंग्रेजी प्रभाव के कारण हमें प्रशासनिक और राजस्व नीति में क्या परिवर्तन करने पड़े, अर्थात समकालीन दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और जो आपके अंग्रेजी राज्य की स्थापना होती है, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है, उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, उसका बदलता स्वरूप के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। मेंस में हमसे इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगर बात की जाए तो यहां पर आप जन आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, 1857 का विद्रोह, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, ये तो पहले भी देखते हैं। कला एवं संस्कृति में वही जो मैंने आपको प्रीलिम्स में भी मेंशन किया था, स्मारक शब्द इस बार जोड़ा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर मेले और त्योहार, जनजातीय और उनकी परंपराएं, विरासत, सांस्कृतिक आपके प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन स्थल, राजस्थानी भाषा और साहित्यिक कृतियां, धार्मिक मान्यताएं, संत, लोक देवी और लोक देवता। आपने अगर गौर से देखा हो तो लोक देवी मेंशन प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे मेंस के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब अध्ययन तो हमें लोक देवियों का भी करना है। आइए जानते हैं जो अपना आधुनिक भारत का जो इतिहास रहता है उसमें मेंस में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो ब्रिटिश नीतियां व उनके प्रभाव, देश का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण, ये जो बात मैंने आपको प्रीलिम्स के सिलेबस के डिस्कशन के दौरान बताई, क्योंकि ब्रिटिश नीतियों के कारण अपने यहां पर जो राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए, जिसके तहत जैसा आप देख पाते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण में जब ब्रिटेन वालों को अपने यहां के मार्केट में अपनी वस्तुओं को सेल करना था, तो उनको एक बड़ा साम्राज्य भी चाहिए था और रॉ मटेरियल यहां से उनको लेके जाना था, इसीलिए उनको परिवहन या ट्रांसपोर्ट भी चाहिए था। इसीलिए इस काल में उनके द्वारा रेलवे लाइनें बिछाना प्रारंभ कर दिया जाता है और कालांतर में भारत में एक ऐसा वर्ग उनको तैयार करना था जो ब्रिटिश वस्तुओं को यहां पर खरीद सके, इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू यहां की जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक तरफ जहां पर वे पहले प्राच्यवाद को समर्थन करते हैं, उसके बाद में प्राच्यवाद के स्थान पर पाश्चात्यवाद का समर्थन करते हैं, तो उनके पीछे भी उनके आर्थिक लाभ या आर्थिक हित जुड़े हुए थे। यही अपने को मेंस के दृष्टिकोण से पता होना चाहिए, जिसके कारण कालांतर में देश का राजनीतिक और आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से एकीकरण अपने को देखने को मिलता है, ब्रिटिश नीतियों के कारण या उनके प्रभाव के कारण। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण, धाराएं और मुख्य योगदानकर्ता, ये आपको पहले से ही पता है, अपने पहले भी अध्ययन करना पड़ता था। फिर 19वीं व 20वीं शताब्दी में सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म पहले भी पढ़ते थे, बौद्धिक जागरण की बात अगर की जाए। फिर देशी रियासतों का विलय, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, विज्ञान एवं तकनीक, लेकिन ये विज्ञान एवं तकनीक का विकास, महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुधार आंदोलन, पहले ये मेंस के सिलेबस में शामिल नहीं थे और इस बार मेंस के सिलेबस में इन्हें शामिल किया गया है, जोड़ा गया है,
तो यहां से भी हमसे अवश्य ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने अभी चर्चा की है परीक्षा के पैटर्न, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे मुख्य परीक्षा का हो, और जो भी इतिहास, राजस्थान और कला संस्कृति में जो परिवर्तन आया और आधुनिक भारत का जो इतिहास का जो परिवर्तन है उसके बारे में हमने चर्चा प्रारंभ की है। मेंस में भी हमने देखा कि 15 शब्द के स्थान पर 50 शब्द और 150 शब्द अब कर दिए गए हैं। उनका अंक भार क्या रहेगा इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और साझा करना चाहता हूं आपके साथ में। अगर आप आरएस प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे द्वारा दृष्टि पीसीएस के द्वारा 28 जनवरी को सुबह 11 बजे बैच, ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसकी अधिक जानकारी के लिए 8750187501 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ कि आगामी परीक्षा में आपको सफलता अर्जित हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।